हाँ जी हाँ यार माइक का मसला है, माइक का मसला है कि इसके साथ जो माइक आया वो कभी कभी अचानक ही बंद हो जाता है। अगर भाई और हमें पता नहीं, और अगर माइक लगाया हो ना तो वो रिकॉर्डिंग तब तक नहीं करता जब तक माइक चला हो। ये प्रॉब्लम है। मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की है जिसकी वजह से मसला है। कैमरा नीचे गिर सकता है हमारे पास लिमिटेशन ला दो तो जी बाकी बात अच्छा ये सवाल तो मैं क्या कर सकता वो तो इस मैट्रिक्स की एग्जांपल में उस पॉलिनोमियल का क्या लिखा? तो कह रहा है इस मैट्रिक्स की एग्जांपल में इस पॉलिनोमियल का क्या लिखा, कोई लिख देगा। ओके ये जो हैश फंक्शन हमने बनाया है ये यूनिवर्सल हैश फंक्शन है, ठीक है। ये इसको एक इंटीजर वैल्यू मिलती है और उस इंटीजर वैल्यू को एक और इंटीजर वैल्यू पे मैप करता है। ये हमने हैश फंक्शन है। यहां पर जो हमने बात की थी वो ये की थी कि अगर हमें स्ट्रिंग मिले, हमने और स्ट्रिंग को हैश करके रखना हो तो वो कैसे करें। तो उसका पहला पॉइंट ये था कि भाईजान उस स्ट्रिंग को हैश करने के लिए पहले हमें उसे किसी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर हम उस नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हम बाद में हैश करते हैं, ठीक है। फिर उसने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो देखिए ऐसा तो नहीं है कि हम जब स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसकी वजह से क्लैशेस आना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो स्ट्रिंग्स ऐसी जनरेट हो रही हैं जो कि सेम नंबर पर जाकर मैप हो रही हो तो फिर बेचारा ये हैश फंक्शन कुछ नहीं कर सकता। ये हैश फंक्शन तब काम करेगा जब आपने दो अलग अलग कीज दी थी, उनको जाकर वो डिफरेंट वैल्यूज पे मैप करने की गारंटी देता है। वो ये गारंटी हरगिज नहीं देता कि मुझे आप एक ही वैल्यू दें और मैं आके दो पे मैप कर दूं, तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जिसने पहली बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव की वो देखिए ये जो हमने कन्वर्जन की थी, वो जो पॉलिनोमियल जनरेट करके जो हमने की थी, हमने इसमें एक चीज बड़ी खूबसूरत प्रूफ की और प्रूफ ये थी कि ये जो पॉलिनोमियल बनती है ये पॉलिनोमियल में बुलियन तब आता है जब दो हैश फंक्शंस सेम जनरेट हो, यानी सेम नंबर जनरेट, और सेम नंबर तब जनरेट हो सकता है जब मैं इन दोनों को माइनस करूं तो वो इक्वल टू 0 है। और वो तब 0 आ सकता है जब ये पॉलिनोमियल एक्चुअली बराबर 0 के। अब उसने जो अगली बात एक की थी, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया या नहीं, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल x² + 2x + 1 कहूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब इक्वल टू 0 होती है? कितनी पॉसिबल वैल्यूज के लिए 0 होती है? ये x की दो वैल्यूज के लिए 0 होती है, क्वाड्रेटिक है ना। इसी तरह अगर मैं x की एक इक्वेशन हूं, x + 2 = 0, मुझे पता है x = -2 के ऊपर 0। इस तरह मैं अगर एक इक्वेशन लेता हूं जिसकी 3 डिग्री है, x³ + 3x + x² + 2x + 1, ये तो मैंने एक इक्वेशन ली है। ये इसके रूट कितने होते हैं? इसके रूट 3 होते हैं। 3 पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर 0 होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 4 डिग्री की इक्वेशन लेंगे तो उसके 4 रूट 0 हो सकते हैं। अगर आपने n डिग्री की पॉलिनोमियल ली तो इसके कितने पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं? n रूट्स हो सकते हैं। तो दैट्स द होल पॉइंट। और आपके पास पॉसिबल नंबर्स कितने हैं? अगर आप मॉड्यूलो p में काम कर रहे हैं तो p इज अ ह्यूज नंबर, ओके। तो उसमें काम करते हुए हमारे पास यानी सिर्फ l पॉसिबल वैल्यूज है जिनके ऊपर वो 0 हो सकता है, ठीक है। तो l ओवर p इज अप्रॉक्सीमेटली 0, ओके। l कितना होगा? आपका जो पासवर्ड होता है उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है, 20 हो सकती है। अब कितने लोग हैं जिनका पासवर्ड 15 से ऊपर है? 20 से ऊपर, 26 से ऊपर। तुम्हारा कितना है? चलो 150 बस कुछ बैठा रही। I mean for all practical purposes वो एक कांस्टेंट ही होगा, लेट्स से 50 से ऊपर नहीं हो सकता। और 50 से और p हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। उसकी निस्बत अगर 2^32 अगर मैं कर दूं तो जो कि इतना अप्रॉक्सीमेटली रेंज बनता है, तो ये प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 है। तो for all practical purposes this is बात की हम ये नंबर ले रहे हैं और डिपेंड करता है कि a कहां से ले रहे हैं। हाँ, ये इसमें एक बात थी, आपको याद होगा, मैंने अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने जब प्राइम नंबर लिया था तो एक प्राइम नंबर मैंने 197 लिया था और जनरेटर जो g लिया था, g मैंने 7 लिया था, वो a एक्चुअली
47 ये इसके पीछे थोड़ी सी साइंस है जो कि अगर आप थोड़ा सा अगर डिटेल पसंद है पढ़ना तो वो जाके पढ़ें। और नंबर थ्योरी का एक चैप्टर है जिसमें आपको पूरी इसकी खूबसूरत प्रॉपर्टी बताता है जो एक्चुअली इसकी बड़ी रैंडमाइजेशन होने की प्रॉपर्टी बताती है कि एक्चुअली ऑल पॉसिबल नंबर जनरेट करेगा। हाँ मल्टीप्लाई ए की पावर में क्यों कर रहे हैं? ताकि वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ऑलराइट जी। ये जब हम बताते हैं कि हमारा जो मेंटली क्या करते हैं कोई फ्रीक्वेंटली भी करे लेकिन कुछ टाइम के बाद अपना एल्जेब्रा चेंज करते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं जैसे पर्टिकुलर पर्पस में हमने डाटा सेव करना स्टार्ट किया है इंडेक्सिंग करके और हमारी ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दिया हमने फुल 1 GB डाटा एक दिन हैश कर दिया और नेक्स्ट डे हमने दोबारा हैश कन्वर्ट कर दिया। तो फिर तुम्हें दोबारा से हैश टेबल दोबारा से जनरेट करना। हाँ, लेकिन फिर तो तुम्हें सारी वो वैल्यू दोबारा डालनी है। 1 GB के लिए नेक्स्ट वो वैल्यू दोबारा डालनी है। जब भी आप ये हैश टेबल चेंज करेंगे आपको वो दोबारा से रीपॉपुलेट करना है। सर ये तो काफी ट्रिकी पार्ट नहीं है। दैट्स ओके, मेरे को ये तक ट्रिकी पार्ट नहीं होता। तो और प्रैक्टिकल पर्पसेस आप हैश फंक्शन एक दफा चेंज करते हैं। ये वो सिनेरियो एक एग्जांपल एक एप्लीकेशन दी थी कि ये हैश फंक्शन को ब्रेक करने का करके लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं। पुराने ज़माने में जिन्होंने पहले जब राउटर का पहला ये एक्चुअली हैश फंक्शन बनाया तो वो हैश फंक्शन से वो जब रीराउटिंग करता है ना कि यहाँ से इसको भेजना उसको ब्रेक वायरसेस उन्होंने बनाया थे जो कि राउटर को फारिग करते। तो फिर उसको उन्होंने ब्रेक करने का ये तरीका बताया कि वो थोड़ी देर बाद जाकर क्या करता दोबारा से ये चीज़ चेंज करता है कि मैंने आपको इस तरफ ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। सर्च इंजन, अच्छा अगर हम सर्च इंजन के पास आए सर्च इंजन में हमने सर्च नहीं करना चाहिए। आप मेरे सामने वो लिंक देखिए जो मैंने सर्च इंजन प्रोजेक्ट का दिया था। उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें कि ये उसमें से आई थिंक 200 MB का या 400 MB का आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें। अच्छा वो डॉक्यूमेंट किसी भी नोटपैड वगैरह में नहीं खुलेगा। उस बाद उसमें छोटा वाला उठाएं और उसमें ना हार्ड अगर आप फाइल को ओपन करेंगे ना 2 MB या 3 MB या 5 MB की फाइल को अगर ओपन करें टेक्स्ट फाइल को नोटपैड में नहीं नोटपैड प्लस तो खुद खोलिएगा तो नोटपैड बैठ जाएगा। अच्छा उसमें अगर आप ओपन करेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आई कि उस पूरे डॉक्यूमेंट जो आपने वो फाइल खोलेंगे उस फाइल में स्पेसिफिक फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट इस तरह से कि सबसे पहले वो एक उसमें बहुत सारे एसेस लिखे ठीक है। उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल ऑटोक्रेसी एक टॉपिक है उसके ऊपर पूरा का पूरा एक ठीक है और उसके बाद ना एंड में लिखा हुआ एंड ऑफ डॉक्यूमेंट या इस तरह का ना टैग है जैसे सिलेक्शन भी आ रही है लेकिन वो स्पेस सेपरेटेड नहीं है तो आप आराम से क्या काम कर सकते हैं इसको आप इकट्ठा अगर रीड करें तो इकट्ठा रीड हो जाएगा ठीक है। आप एसेंशियली क्या करें और इस तरह के ना बहुत सारे एसेज हैं जो आगे लिखे हुए हैं तो एसेंशियली आपने करना क्या है कि इसको गेट लाइन करते जाना गेट लाइन करते हुए आपने क्या करना है यहाँ पर ये जितना भी आपने रीड किया है एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करें जिसका नाम रखें 1.txt ठीक है ऑलराइट और ये जो सारा कुछ लिखा हुआ था वो सारा यहाँ पर ठीक है। फिर इसी तरह एक और फाइल जनरेट करें जिसका नाम होगा 2.txt और यहाँ से आप दूसरा वाला जो ऐसे वो उठाने ये बात समझा ठीक है। इस तरह आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जनरेट करें ठीक है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है पहला काम आपको ये करना है कि ये जो टेक्स्ट जनरेट करिए ये आपके हजारों शायद लाखों फाइलें हैं ठीक है। अगर आप जितना बड़ा लेंगे उतना आपको उसका एडवांटेज होगा आपको इतने शायद ज़्यादा पॉइंट्स जितनी आपने हैवियर फाइलें ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ ये फाइलें सारी जनरेट हो ठीक है। एक्चुअली जो आपके सर्च इंजन होते हैं वो भी यही काम करते हैं आपके इंटरनेट के ऊपर एक एक्चुअली रिपोजिटरी होती है जिसको URL रिपोजिटरी कहते हैं। सारे के सारे इंटरनेट के जितने भी वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं वो उस जगह जाके रजिस्टर होती है ठीक है। आपके इंटरनेट के ऊपर
जो ट्रैफिक है ना वो सर्च इंजन जनरेट है। और वो एक्चुअली करते क्या है कि ये यूआरएल उठाते हैं, हर एक यूआरएल, और इस यूआरएल की डायरेक्टरी को वो बार बार उठाते हैं, और इन सारे यूआरएल जो होते हैं वो एक्चुअली कोई एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल ये होगा, फॉर एग्जांपल ucp.edu.pk, इस तरह सारे वेबसाइट वो क्या करते हैं, इन पेजेस पे जाते हैं, इन पेजेस को उठाकर इनकी फाइलें यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, जो हम एक्चुअली ये काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, ये डॉक्यूमेंट वही नहीं जो आपके काइंड ऑफ वेब पेजेस के डॉक्यूमेंट नहीं थे, आपका पूरी इंटरनेट के ऊपर जितना भी कंटेंट जनरेट होता है, ये सारा का सारा सर्च इंजन अपने पास सेव रखते हैं, ठीक है। क्यों सेव रखते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग क्या करनी है मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भी उसी तरह के एक टाइप करेंगे, ठीक है। ये पूरी फाइल आपने रीड की और इस फाइल की आपने मल्टीपल फाइल बना दी, जिसके हजारों लाखों फाइलें बनी थी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना है कुछ इस तरह का। अच्छा, सर्च इंजन तो बाद में करते हैं, पहले तो पहला मेरा सवाल ये है कि आपको इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपकी डिफरेंट टाइप की क्यूरीज होंगी, वो क्यूरीज किस टाइप की होंगी मैं आपको उन्होंने कुछ मैंने बताई थी, जिसमें जो फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा उसमें आपको क्या है। फॉर एग्जांपल एक है वर्ड वन में सर्च करने होता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि होना कैसे, होना ये चाहिए कि मैं जो भी वर्ड करने को कहता हूँ, इन सारी फाइलों में से जिन जिन फाइल में ये वर्ड आ रहा है वो फाइल के मुझे नजर आ जाएगा, इस फाइल में नजर आ रहा है, इस फाइल में आया, इस फाइल में आया। आई वुड सजेस्ट कि उसको काइंड ऑफ सॉर्ट करके रखा है कि किस में जिसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा ये वर्ड आ रहा हो वो पहले दिखाए, फिर सेकंड दफ़ा जिसमें सेकंड दफ़ा सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह अगर मैंने वर्ड 1 और वर्ड 2 लिख दिया तो इसका भी मल्टीपल मीनिंग बन सकते हैं। एक मीनिंग बन सकता है कि आपने क्या करना है कि दोनों वर्ड ऐसी फाइल है जिनमें दोनों वर्ड, ठीक है। फिर दूसरी एक तरह की और भी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जिसमें ये दोनों वर्ड करीब करीब आ रहे हैं, ठीक है। ये बात है, जिनके दरमियान में डिस्टेंस कम से कम, ये डिफरेंट टाइप के ह्यूरिस्टिक्स है जो आपको यूज करके आपको सर्च करना, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि सर्च इंजन ने तो इन दी एंड जाकर हैश टेबल बनाया, ठीक है। एक्चुअली हम जो भी वर्ड सर्च कर रहे होंगे ना, वो वर्ड एक्चुअली हैश टेबल की कोई एंट्री बनेगी, ठीक है। वो हैश टेबल की कोई एंट्री बनेगी, ठीक है, कि हमने यहाँ इस डॉक्यूमेंट में जाकर सर्च किया। हैश टेबल आपको इफ यू रिमेंबर हमें जिस टाइप का एचटीएमएल में हैश टेबल मिला हुआ है वो किस तरह का होता है, वो हैश टेबल इस तरह का होता है कि यहाँ पर एक्चुअली हमने दो तरह के किए थे, एक था हैश टेबल और एक था एक हैश था और एक था मैप या मल्टी मैप। आप लोग मेरे ख्याल में मैप चाहिए होगा, मल्टी मैप तो नहीं चाहिए, बट क्या है। अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं, हम कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज पाकिस्तान, ठीक है। ऑलराइट, हम आज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज DSA और सब लिखा है। हम अब क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट है और कुछ और लिखा हुआ है, या हम ये करना चाहते हैं कि एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनको वर्ड बाय वर्ड हमने क्या करना है, हमने इस हैश टेबल में एंटर करना, ठीक है। लेकिन क्या ये स्ट्रिंग्स इस हैश टेबल में एंटर हुई? हरगिज़ नहीं। ये की बन जाएगी, ये जो एंट्रीज है दिस इज पाकिस्तान एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये जितने भी वर्ड है ये ऑल पॉसिबल वर्ड इसकी यहाँ पर एंट्रीज बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस जगह पे दिस आएगा, अगर मैप है हैश टेबल होगा तो हैश टेबल में यहाँ पर सिर्फ आप जिस टाइप का हैश टेबल बनाना चाहते हैं वो आता है, ठीक है। यहाँ पे दिस आएगा। सवाल ये यहाँ पर क्या है,
आपको याद है मैप को कैसे बनाते थे? मैप में हम ये करते थे, यहाँ पर आप मैप बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल इंट टाइप है, इंट टाइप की की है, और यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रख दिया, ठीक है? स्टूडेंट टाइप का काउंटर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल एम रख दिया, ठीक है? सवाल ये है यहाँ पर क्या आना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स, वेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर एक वेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा। क्यों वेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा? क्योंकि यही की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हो सकती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हो सकती है। दिस इज ए वेरी एसेंशियल पॉइंट। ये बात समझ आई? और एक और बात भी है कि अब सवाल ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर आएगा एक लिस्ट आएगी कि यहाँ पर ये D1 डॉक्यूमेंट में ये पड़ा हुआ है, D2 में भी ये वर्ड पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? ये आप चाहे तो लिस्ट बना लें, चाहे तो वेक्टर बना लें, चाहे तो यहाँ पर एक और हैश टेबल या मैप बना लें, जो आपको दिल करे, ठीक है? ये आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे भी बनाना चाहें। लेकिन द ओवरऑल कंपटीशन इज द फॉलोइंग, जिसका हम क्यूरीज लिखेंगे, जिसका सर्च इंजन सबसे अच्छा चलेगा उसका वैसे ही A+ है। ओके, सो रिगार्डलेस उसके सेमेस्टर में जो मर्जी आया हो, जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनकी क्यूरी सबसे तेज चलेगी, उनको वैसे ही देंगे। ओके, सो हियर इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑलराइट, यहां पर आ जाओ। आपके यहां पर डॉक्यूमेंट्स है, आप मुझे ये बताएं कि जो डॉक्यूमेंट की अंदर एंट्रीज पड़ी होंगी वो क्या पड़ी, ये बताएं। सॉरी, एक बात ये भी हो सकती है। हाँ, अब सवाल ये है कि ये जो वर्ड टू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव करनी है, वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी, ये सवाल है जो आपने इसके बारे में सोचा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल में ये डॉक्यूमेंट्स की वर्ड टू डॉक्यूमेंट्स की आई डोंट नो कोई क्लास है क्या है, मेरे ख्याल में जिसमें प्रॉपर्टीज सेव होनी है कुछ इस तरह की है। और मेरे ख्याल में इसमें शायद सेव होना चाहिए कि ये वर्ड जो आपने सर्च किया है, ये वर्ड किन किन पोजीशंस पर आए, ये बात समझ आई कितनी पोजीशन पे है क्या? डॉक्यूमेंट आई एग्री, एक तो स्ट्रिंग टाइप का डॉक्यूमेंट नेम होगा, ठीक है, कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक तो ये है। और क्या और लाइन नंबर का आई डोंट नो, मेरे ख्याल मैंने नहीं कहा तो लाइन नंबर सेव करना चाहिए, बट लाइन नंबर को नो मार्क मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर एक और देगा। पूरी बेहतर क्यों हो जाएगी? मतलब 2 पॉइंट में सेव करना क्या? रो कॉलम के, हाँ, रो कॉलम भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक काम करो, रो कॉलम को रहने दो, मेरे ख्याल में ये कर दो कि किस इस सेंटेंस में बहुत सारे, इस पूरे डॉक्यूमेंट में वर्ड होंगे ना, हम सिर्फ वर्ड नंबर सेव करते हैं कि वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड, इसको सेंटेंसेस का इट डजंट मैटर, इसको ये सर्च करते हैं कौन सा वर्ड नंबर डॉक्यूमेंट में ये बनता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तुम्हें सेव करने की जरूरत है वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम है पोजीशन। ये क्यों चाहिए? ये वर्ड जिसके करस्पॉन्डिंग एक क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इस डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट था, आपका दिस यहाँ आया था, दिस यहाँ आया था, और दिस मैंने कहाँ का आया, तो एक्चुअली इस सारी पोजीशन से यहाँ पर से ये बात सुनाई। ऑलराइट, पहली लाइन में 2 दफा आता है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ पहली लाइन को तुम ना सेव करो, तो ये करो कि कितने वर्ड पोजीशन पर है। वर्ड नंबर दिस इज पाकिस्तान है, ये वर्ड नंबर 1 है, ये वर्ड नंबर 2 है, ये वर्ड नंबर 3। इस तरह उसने सेव किया होता है कि ये किस पोजीशन पर है। हम तो गेट लाइन से आई वुड सजेस्ट कि ना उठाओ, तुम बस वो FN यूज करके ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे ना, तो वो वर्ड बाय वर्ड उठाओगे, ठीक है। ऑलराइट, तुम्हें कुछ चीजें शायद करनी पड़े, वो ये कि वो जो स्ट्रिंग उठाने के बाद तुम्हें एक छोटा सा फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि जिसका नाम होना चाहिए फॉर एग्जांपल रिमूव स्पेसेस या रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपको क्या प्लेसेस सेव करने की जरूरत है,
लेसेस सेव करने की जरूरत नहीं है, उसका आखिरी वर्ड में शायद निकाल देना चाहिए, लेटर निकाल देना। पर अब अगर किसी जगह पर ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा होता प्लेसेस और आगे कॉमा लिखा होता, तो क्या हमें कॉमा सेव करने की जरूरत है? नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह से जो भी जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट में डॉट और इस तरह की पंक्चुएशन वगैरह मार्क्स हो उनको तुम रिमूव कर देना, वो तुम्हारी जब भी वर्ड की फॉर्म में जब सेव होगी तो ये चीज़ें निकल जी। एक मिनट, हाँ क्या? वहाँ पे टैग लगा लेंगे तो स्पेस आ गया तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे। हाँ यानी स्पेस तो मेरे ख्याल में आएगी नहीं, स्पेस तो आएगी नहीं क्योंकि हम इस तरह रीड कर रहे हैं, स्पेस तो ऐसी नोट रहेगी। कॉमा आ सकता है, डॉट आ सकता है, उसको तो मैं ट्रंकेट करता हूँ। हाँ सर आप बिना कोर्स करते हैं हम सर्च कर रहे थे, अब सर्च में का लिमिटेशन। एक मिनट सॉरी एक बात मुझे ये बताएं कि अगर मैंने दो वर्ड को सर्च करना है, दो वर्ड को सर्च करना है इंडिपेंडेंटली, अच्छा एसेंशियली तुम्हें कौन सा डॉक्यूमेंट पहले दिखाना चाहिए? तुमने सर्च किया वर्ड 1 वर्ड 2, फॉर एग्जांपल पहला वर्ड था दिस, दूसरा वर्ड था स्ट्रक्चर, ठीक है? तुमने सर्च किया दिस को, दिस में ये वाला डॉक्यूमेंट भी आ गया और दिस में ये वाला डॉक्यूमेंट भी आ गया। ये एक्चुअली पूरा जो लिस्ट आएगी ना, ये पूरी लिस्ट तुम्हारा आंसर है, पोटेंशियल आंसर, ओके? ये दिस वर्ड इन सारों में है, ठीक है? अगर एक वर्ड सर्च करना बहुत आसान है, आप इस लिस्ट में गए, ये वाली लिस्ट एक्चुअली आउटपुट करते हैं। ये बात सुना गई? आई वुड सजेस्ट कि इस लिस्ट को शायद सॉर्ट करके प्रिंट करें, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैंने दो वर्ड को सर्च करना है, तो आप दो वर्ड को सर्च करने का मतलब क्या है? पहले हमें दोनों वर्ड की लिस्टें हासिल करनी है, फिर हमें क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली हमें वो वाला डॉक्यूमेंट पहले दिखाना है जिसमें ये दोनों वर्ड हो, तो हमें एक्चुअली दोनों वर्ड वाला पहले डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए, फिर हमें दूसरा वर्ड। आगे बात करते हैं, अगर मैं इन दोनों को स्ट्रीम में डाल दूं, इसका मतलब क्या है? दोनों वर्ड साथ साथ आने चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें पोजीशन वाइज चेक करनी है, वो ये कि पहली बात तो ये कि तुमने उनमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कि वो वाले डॉक्यूमेंट जो इधर भी हैं और उधर भी हैं उनमें से रिजल्ट आना चाहिए। दूसरी बात, वो डॉक्यूमेंट इसकी पोजीशन में सर्च होगा, और इसकी पोजीशन में सर्च हम ऐसा करेंगे कि ये किन किन पोजीशंस पर आया ये वर्ड, और ये किन किन पोजीशन पर वर्ड आया। वो वाली पोजीशन जिस पे ये और ये कंसेक्यूटिव हो, वो तुम्हें रिजल्ट डिस्प्ले। बस में ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्या I'm telling you, और इस तरह की डिफरेंट तरह की अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो क्या होगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है? इसमें एक बात जो चीजें आपको समझने की है वो ये कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का जो क्यूरी वाला पार्ट है वो क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट्स जो जनरेट करने हैं, ये हमें एक्चुअल रिपोजिटरी मिली, उससे हमने ये जनरेट किया और इसको रीड करके हमने हैश टेबल बनाया। ये काम कई घंटों का होगा, ये काम कई घंटों का होगा, ये बात याद रखें। लेकिन जब मैं क्यूरी करने को कहूंगा, तो वो क्यूरी वाला काम एक्चुअली आपका काउंट हो, क्योंकि सर्च इंजन कितनी देर में गूगल ने बनाया वो तो उसको हजारों दिन लग गए, ओके? आपने जब गूगल की क्यूरी टाइम काउंट होता है, वो ये काउंट नहीं होता कि सर्च इंजन बनाने में इसको कितनी देर लगी है, वो ये होता है इस क्यूरी को प्रोसेस करने में कितनी देर लगी है। गूगल गिवन के गूगल सर्च इंजन मैंने इंडेक्स करके रख लिया, ये बात समझ? इस प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट्स को इस हैश टेबल में इंसर्ट करने का जो काम है, इस काम को इंडेक्सिंग कहते हैं। ये इंडेक्सिंग आप पहले करके लाएंगे, अपने पीसी पे सेट करके लाएंगे। जब आपकी वैल्यूएशन होगी, आपने लैपटॉप पे ये पूरा सेटअप करके लाएंगे, और ये सेटअप करके लाके आप हमें वहां पर दिखाएंगे, या आप पीसी पे करना सेटअप जैसे मर्जी कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है? आपने ये इंडेक्सिंग की होगी और हमने उस इंडेक्सिंग के ऊपर क्यूरीज लिखेंगे और आपकी एवैल्यूएशन। ये बात सुनाई? ये इंडेक्सिंग करने में उसे कितनी देर लगी है, वी डोंट केयर, ठीक हो गया? ऑलराइट, व्हिच मीन ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको इंडेक्सिंग बार बार करनी पड़ेगी। आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए? आपको ये हैश टेबल जनरेट करके एक दफा एक्चुअली फाइल में इस हैश टेबल को डंप करना चाहिए। ये बात सही? यानी इस हैश टेबल को जो तुमने सर्च इंजन लिखा है,
ये सर्च इंजन का एक एक्चुअली राइटर होता है कि जो इस तरह लिंक लिस्ट को हमने राइट लोड और राइट का फंक्शन लिखा, इस तरह से हमारा ये हैश टेबल का भी राइट का और लोड का फंक्शन होगा। जब तो किसी भी मोमेंट पे अगर मैं किसी को रिस्टार्ट करता हूँ तो ये नहीं कि वो सारे के सारे इंडेक्सिंग दोबारा करे, बल्कि इंडेक्स किया हुआ ही वो पुराना लोड। ये बात सुनाई, ठीक है? कुछ इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि शायद तुम्हें करने चाहिए एज ए गुड प्रोग्रामर। वो ये कि फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले इंडेक्स करके कुछ रखा हुआ है। ये मैंने बात सुनने बड़ी मोड़ बात, ये आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाकर पहले रखा हुआ है। बट इफ कि मैं इसमें एक और डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहूँ, ठीक है, मैं एक और डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहूँ तो क्या होना चाहिए? इसके अंदर एक्चुअली से ऐड हो जाए। जो आपके उस हैश सर्च इंजन के अंदर एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि अगर मैं कोई और अपनी फाइल्स इसके अंदर ऐड करवाना चाहूँ तो मैं ऐड करवा सकूँ। ये आपने जरूर फंक्शनैलिटी डालना है। ये सर्च इंजन बनाया आपने रखा हुआ है और मैं कहता हूँ भाई ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर ऐड कर, ठीक है? और वो हम करेंगे क्योंकि हमने एसेंशियली इसके अंदर जब अपनी क्यूरी लिखनी है तो हम आपके इंडेक्स और हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको मिला कर। ये बात समझ आई, ठीक है? इसका टाइम फाइनल एग्जाम जिस दिन आपका डेटा स्ट्रक्चर का है उससे प्रॉब्लम एक दिन पहले, और जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम खत्म होगा उस दिन से एक दिन बाद हम वैल्यूएशन करेंगे। सर दोबारा जब डॉक्यूमेंट ऐड करें तो इंडेक्स 12 सॉरी बात सुनो, क्या इंडेक्स 12 नहीं होगा जब दोबारा? नहीं वो जब नया डॉक्यूमेंट डालेंगे तो वो एक्चुअली बस वो उन्हीं एंट्रीज को चेंज करेगा। सर जब वो सेकंड फाइल में राइट कराइए फिर जी हाँ, अगर आपने उसको रीराइट करवाना तो रीराइट करेगा, ये राइट करेगा।